हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर हम मिल रहे हैं नेचर विद साइंस में। और आज आपके लिए लेके आए हैं बायो का नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि कल हमने एक वीडियो डाला था आपके लिए रैपिड रिवीजन रिप्रोडक्शन का। और रिप्रोडक्शन के बाद हमें पता है उससे कनेक्टेड चैप्टर कौन सा आता है, हेरिडिटी। तो आज हम हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर बायो में बहुत बड़ा रोल है इन दोनों चैप्टर का, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली हम उसको ये सोचते हैं कि हमें अपने बारे में पता है, रिप्रोडक्शन के बारे में पता है, हेरिडिटी के बारे में पता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो हमें उनका नहीं पता होता। और साइंटिफिक अब पता भी है तो हम साइंटिफिक वे में उसकी डेफिनेशन या उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो अब हम रैपिड रिवीजन में, कल हमने आपने रिप्रोडक्शन देखा था, आपने इसको देखा होगा, और अब हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी। अब जैसा कि रिप्रोडक्शन में हमने देखा था रिप्रोडक्शन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऐसे ही हेरिडिटी हमारा जो चैप्टर होता है, चैप्टर हो या कोई क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चन में अगर उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से देख लें, उसके वर्ड्स को समझ लें, तो उसका आधे से ज़्यादा आंसर तो उसी में होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी को अगर हम हिंदी में इसका वर्ड यूज करें तो हिंदी का वर्ड तो और भी हमें समझ में कम आएगा, अनुवांशिकता। तो हेरिडिटी क्या है, क्या नहीं है, इसका यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन में हम देखेंगे। और दूसरी बात ये है, रैपिड रिवीजन में आपके लिए जो भी मैं लेके आया हूँ पोर्शन, वो टोटल आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो बने बनाए नोट्स हैं। आप रिवीजन करें, बुक का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद इसको जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट में आप इसमें जब देखने, वीडियो पूरा होने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप अपने कमेंट डालें उस टॉपिक को दोबारा से। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन की भी डेफिनेशन देखी थी, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऐसे ही हेरिडिटी की अगर हम इसमें डेफिनेशन देखें, क्योंकि देखो एक चीज ये याद रखना है, डेफिनेशंस होती हैं हम केमिस्ट्री में या इनके अंदर जो डेफिनेशंस होती हैं उनके अंदर हम उनकी क्वांटिटी है कि 1 मोल और ये सब लेके हम डेफिनेशन बना भी लेते हैं, बनाना आ जाता है। लेकिन बायो में ऐसा नहीं है। बायो में आपको डेफिनेशन है उसको प्रॉपरली याद करना ही होगा। Heredity, the process of passing down traits and characteristics from parents to their offspring through genes। देखो इसमें क्या कह रहा है, the process of passing down traits and characteristics from parents to their offspring through genes। मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चों में, ट्रेट्स मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होना, किसकी हेल्प से, जीन्स की हेल्प से। अब ये जीन क्या है, कल हमने डीएनए के बारे में देखा था, आज हम जीन भी देखेंगे, क्रोमोसोम्स भी देखेंगे, क्रोमेटिन भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। अगर इसमें बात करें, हमने कल एक बात की थी वेरिएशन की, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस भी देखा था, ठीक है। देखो कनेक्टेड है ना दोनों चैप्टर बिल्कुल। आज वो वेरिएशन की बात देखें हम अगर, तो वेरिएशन है, यहाँ पे वेरिएशन है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है वेरिएशन, द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उनके अंदर एक कोई ग्रुप ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उनके, या बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स, मतलब दो भाई बहन के बीच में, दो भाई भाई के बीच में, दो बहन बहन के बीच में डिफरेंस है, उनको क्या कहा गया है, वेरिएशंस। वेरिएशंस में कल हमने ये चीज नहीं देखी थी, आज हम देखेंगे। वेरिएशंस है हमारी दो तरह की होंगी, तो हमारे दो हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशंस एंड जेनेटिक वेरिएशंस। अरे सर ये क्या है, एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या होती है। ये दो तरह की वेरिएशंस हैं, जो एक होती है एनवायरमेंट की वजह से, ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, वो एनवायरमेंटल वेरिएशन होती है। और एक जेनेटिक वेरिएशन जो जीन, हमारे जीन्स के अंदर होती है, जो मेनली जेनेटिक वेरिएशन कब होती है, जब डीएनए का हमारा रेप्लिकेशन होता है। ये हमारा डीएनए इस तरह से होता है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो इसकी हेलिक्स ओपन हो जाती है। और ये हेलिक्स जो ओपन होती है, जब इनका रेप्लिकेशन होता है, इनकी कॉपी तैयार होती है, तो हमने कल देखा था कि जब भी इसकी कॉपी तैयार होती है तो ये सेम तैयार नहीं होती है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वो उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, वो सेम नहीं होती है, इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती है। क्लियर हो गया जेनेटिक वेरिएशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन कल भी देखा था हमने, ठीक है। वेरिएशंस कल हमने देखा था, चलो कल का अगर हम रिवाइज करें तो क्या था,
हमने एक जगह देखा था कि वो उनका एनवायरनमेंट में एडेप्टेशंस के लिए हेल्प करता है, किसी स्पीसीज को स्टेबल करता है, उसमें भी हेल्प करती है ना वेरिएशंस। वही देखो, वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनको क्या करता है, अडेप्ट करने में, उनको अनुकूल करने में हेल्प करता है। इट ड्राइव्स द एवोल्यूशन ऑफ न्यू बेटर अडेप्टेड स्पीसीज। कल भी देखा था कि ये हमारी क्या करता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। जो उद विकास हो रहा है, स्पीसीज है वो न्यू स्पीसीज आ रही हैं, उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करें ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तो हम रिप्रोडक्शन से पहले क्या बनेंगे, हमारी जर्म सेल बनेंगी। मेल की जर्म सेल क्या है, स्पर्म, और फीमेल की जर्म सेल क्या है, ओवम, ठीक है। तो जब स्पर्म और ओवम बनेंगे, इट मींस वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा और एक एक कॉपी उनके अंदर जाती है, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ठीक है। कुछ सेल हमारी हैप्लॉइड होंगी, कुछ डिप्लॉइड होंगी, कौन सी डिप्लॉइड होंगी, कौन सी हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन में दो तरह का देखा था, कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस होती है, वेरिएशंस आर फेवर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होती है वेरिएशंस, ना के बराबर वेरिएशंस होती हैं। ऑक्यूर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए। क्या कह रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए, बहुत ही छोटी इनएक्यूरेसी हो जाती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कि इसमें पहले ही बता रहा है कि इसके अंदर वेरिएशंस बहुत कम होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पूरा ही रोल किसका है, डीएनए रेप्लिकेशन का। तो वेरिएशंस आर लार्ज ऑक्यूर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने बताया, डीएनए की रेप्लिकेशंस ओपन होंगी, और फिर डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रतिलिपि, मतलब उसकी कॉपी तैयार होती है। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, कौन है, मेंडल, जिसको हम बोलते हैं ना, जॉर्ज जोहन मेंडल। ये एक चर्च के पादरी हुआ करते थे। अब एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा, अब तो चलो वो चैप्टर ही हट गया है, वरना हमारे बच्चों ने नॉर्मली इसमें बहुत गड़बड़ की है। मैंने बहुत बार देखा है कॉपियां चेक करते टाइम, बच्चे क्या करते हैं, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और मेंडल में दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। एक हमारा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आती है और एक मेंडल आता है। तो ध्यान रखना है, मेंडल है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और ये एक चर्च में पादरी थे, ठीक है, प्रीस्ट जो होते हैं, ठीक है। A biological science which deals with the mechanism of heredity and causes variation called genetics. Genetics was coined by English biologist William Batson. ठीक है, जेनेटिक्स वर्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया, विलियम बैटसन के द्वारा। तो ये याद रहेगा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक, मेंडल, नॉट मेंडलिफ, मेंडल। हमने ट्रेड्स देखा, ट्रेड्स में अब हम दो तरह की ट्रेड्स देखेंगे इसमें, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड कहते हैं ना, मैंने तो एक्वायर किया है ना, एक दूसरा क्या है, इनहेरिटेड। तो क्लियर हो रहा है कि एक्वायर, कोई भी चीज हम एक्वायर करते हैं, कहां से करते हैं, एनवायरमेंट से। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड मतलब हमारे अंदर एक जनरेशन से दूसरी, तीसरी, इस तरह से जनरेशन के अंदर चलती आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार लगा लें। अब इनको समझे हम, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, डू नॉट चेंज जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन सी जर्म सेल्स हमारी स्पर्म हो गई और ओवम, इनके अंदर इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्लियर है, डू नॉट चेंज जर्म सेल्स, कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस। मतलब जो एक्वायर हम करते हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाती है। मैं समझाता हूं इसको भी। डू नॉट लीड टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इनका किसी तरह का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल को हम छोड़ रहे हैं, एग्जाम्पल को मैं नहीं दिख रहा। अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि क्या कह रहा है, ये क्लियर हो गया, कैन नॉट बी पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशन, डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन। फ्यूचर जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक तबला बजाने वाला है, तो उसका क्या बेटा जेनेटिकली, उसका मतलब ये तबला बजाने का एक्सपर्ट है, तो क्या उसका बेटा भी एक्सपर्ट होगा, नहीं ना, क्योंकि उसने तबला बजाना सीखा है, तो ये उसके फ्यूचर जनरेशन को नहीं गया। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें, हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं, वो कान और नाक छिदाती हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे जो बेबी गर्ल पैदा होती है उसके कान और नाक छिदे हुए होते हैं, नहीं ना। तो क्या है, वो एक्वायर ट्रेट्स है, वो हमने एनवायरमेंट से एक्वायर की है, कि हमने वो जन्म होने के बाद उससे, वो कोई भी इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है।
दूसरा पहलवान या जिम करने वाला है, उसने बहुत अच्छी बॉडी वॉडी बना ली, तो क्या उसका बेटा पैदा होगा वो ऑलरेडी 6 पैक एब्स लेके पैदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारी ट्रेट्स होती है डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लूजिंग लिम्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में किसी की अगर लिम्स कट गए हैं तो ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, वो पैदाइशी ऐसा नहीं था, उस ऐसा नहीं है उसकी जनरेशन जो आएगी उसके भी लिम्स कटे हुए हों। ओके, नेक्स्ट, ब्रिंग चेंजेस इन जर्म सेल्स, ये क्या करेगा, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, इससे हमारी जर्म सेल्स के अंदर भी चेंज आते हैं। कैन बी पास्ड ऑन टू देयर प्रोगेनी, और वो अब आगे पास की जाती हैं, मे लीड टू एवोल्यूशन, और भाई आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही है तो सिंपल सी बात है वो किसको एवोल्यूशन में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, डिफॉर्म लिम्ब एट द बर्थ ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अगर किसी के अंदर लिम्स नहीं है तो वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स में। एक है एक्सीडेंट में कट जाना और एक है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। देखा होगा कुछ बच्चों में पैदाइशी ही लिम्स नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक उसकी वजह से हुआ है। ये डीएनए नाम की चीज हमने कल भी देखी थी, इसकी क्या था फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। Deoxyribonucleic acid is a molecule that contains genetic information for the development and functioning of an organism. डीएनए हमारा क्या है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हमारा हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, हेयर कर्ली होंगे या कैसे होगा, स्किन कलर कैसा होगा, हमारी नोज कैसी होगी, हमारे मतलब पूरा हाइट क्या होगी, सब कुछ उसके अंदर होता है। तो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला एक मटेरियल है जिसके अंदर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है फॉर द डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखा जाता है ना जब कोई बात होती है तो डीएनए कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ, डीएनए मैच करवाओ, ये सब डीएनए टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, यहां दो चीजें और हैं, ये भी समझनी होंगी आपको। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम रेफर टू द मिक्सचर ऑफ डीएनए। देखो क्रोमेटिन क्या है, रेफर टू द मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन का जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। डीएनए के साथ प्रोटीन को ऐड कर दे तो क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन। दैट फॉर्म द क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर हायर ऑर्गेनिज्म। क्रोमेटिन किस में पाया जाता है, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग या उससे कोई हायर ऑर्गेनिज्म है तो उसी में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स की। इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, इज ए डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो हमारा क्रोमोसोम है क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स उसके अंदर या तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। पार्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ पार्ट और ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों? अब आता है हमारा जीन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जीन हमारा। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है, क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसका एक पार्ट है। इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है, जीन। जैसे बॉडी की हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल, ऐसे ही हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है, जिससे वो चीजें बनी। जैसे हमने कोई रूम बनाया है और उस रूम किससे बनाया, ईंटों से बनाया, तो हम कहेंगे उसकी बेसिक ईंट, और सीमेंट भी लगाइए, लेकिन अगर कहा जाए उसकी बेसिक यूनिट क्या है तो हम कहेंगे एक ईंट, क्योंकि एक ईंट फिर एक ईंट इस तरह से। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए या हेरिडिटी, जीन। तो ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट टू चाइल्ड पास होगा, डीएनए ही पास होगा तो उसकी बेसिक यूनिट भी पास होगी। टू चाइल्ड इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भाई हेरिडिटी की क्या है, बेसिक यूनिट है, और जीन किस में है, डीएनए में है, ठीक है। और डीएनए हमारा क्या है, हेरिडिटी में इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जीन भी वही काम करेगा क्योंकि जीन डीएनए के साथ जाएगा ही जाएगा। ओके, बढ़े आगे। अब एक और वर्ड आ रहा है, एलील्स, ठीक है। हमारे अंदर हर एक प्रॉपर्टी के लिए, हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
क्या हमारी हाइट के लिए भी 2 एलिल्स होंगे, हमारे कलर के लिए भी 2 एलिल्स, मतलब हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 एलिल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। देखो बात आगे क्या आ गई, ए पेयर, ठीक है, ए पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट। देखो क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ जीन, ए पेयर ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये कहां होता है, जीन का एक पेयर है, ठीक है, मतलब पेयर जैसे मान लो हमने आगे देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका भी क्या हो भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी है, ये देखो एक ये ट्रेट्स हो गए ना, एक करेक्टर के लिए ये हम प्योर लो टॉल, प्योर ड्वार्फ, ठीक है, राउंड, ठीक है, रिंकल्ड, ना प्योर राउंड रिंकल्ड, तो हर एक करेक्टर के लिए हमारे ये पेयर ऑफ जीन मतलब एलिल 2 ट्रेट्स होंगे दैट ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी होगा, ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट्स। आगे अब बात करें हम, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की सेल होंगी, मैंने पहले ही डिस्कस छोटा सा एक आपको बताया था, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, इट मींस पेयर कितने 23। हैप्लॉइड वो होंगी जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, हैप्लॉइड कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब n होगा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इट मींस 23, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये याद रखना है, ये कौन से प्रोसेस से बनेंगे, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एग्जांपल स्पर्म एंड एग सेल्स। तो हमें अगर पूछा जाए भाई विच प्रोसेस द स्पर्म एंड एग सेल्स आर फॉर्म, देन आंसर इज बाय मियोसिस, ठीक है। अब आती है डिप्लॉइड सेल्स की, देखो हैप्लॉइड सेल्स तो बहुत कम है, मेल के अंदर स्पर्म होगा, फीमेल के अंदर एग सेल्स होगी। डिप्लॉइड सेल्स की अगर बात करें, कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2 सेट क्रोमोसोम्स होंगे, 46 होंगे, 23 पेयर होंगे, अंडरगो माइटोसिस फॉर डिवीजन, यहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस ही वो डिवीजन है जो क्या करेगा, हाफ कर देता है। एग्जाम्पल नर्व एंड मसल सेल्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नर्व एंड मसल सेल्स, सॉरी मैं मियो इसमें हाँ माइटोसिस ये हाफ नहीं करेगा क्योंकि ये नर्व सेल्स और है, इनके अंदर वही डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, हाफ कौन करेगा, मियोसिस हाफ करेगा, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया था, मियोसिस क्या करेगा, हाफ कर देगा, और उसके बाद देखो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जब स्पर्म और एग बने तो हमारे क्या हो गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब चीजों का एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जाने के भी एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं है कि चल दिए ऐसे नहीं, एक हर एक चीज का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बेस पे ही वो पैटर्न होते हैं हमारे। इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज इन्फ्लुएंस्ड इक्वली बाय पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स, ये क्या कह रहा है कि इन्फ्लुएंस बाय इक्वली इन्फ्लुएंस बाय पैटर्नल एंड मैटरनल, पैटर्नल मतलब पिता, मैटरनल मतलब माता, क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हमारा हाफ डीएनए बच्चे का है वो मदर से मिलता है, हाफ फादर से मिलता है, तब पूरा होता है, तो 23 कैरेक्टर्स मदर से, 23 फादर से, तो इक्वली दोनों ने इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया। ट्रेड्स इन चिल्ड्रन फॉलो मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस, हमारी जो ट्रेड्स हैं वो कौन से रूल फॉलो करती हैं, मेंडल का रूल फॉलो करती है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अभी हम देखेंगे। ईच चाइल्ड इनहेरिटेट्स वन वर्जन ऑफ ए ट्रेट फ्रॉम ईच पेरेंट, जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल ले ले, हाइट का फादर में कैपिटल टी कैपिटल था, मदर में कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है, तो बच्चे में फादर से कैपिटल टी गया, मदर से एक बच्चे में कैपिटल टी गया, दूसरे के बच्चे की बात करें, फादर से कैपिटल टी, मदर से उसमें स्मॉल टी आ गया, ठीक है। और अगर एक कंडीशन क्या हो सकती है, फादर में भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो, मदर में कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बच्चे को गए दोनों से कैपिटल टी, एक बच्चे को गए दोनों से स्मॉल टी, ये लंबा हो गया, ये बच्चा छोटा हो गया हाइट में, तो दोनों पेरेंट से एक एक ट्रेट जाएगा, क्योंकि हमने देखा था एलील क्या होती है, पेयर होता है, ठीक है, क्लियर ये बात। Alleles, a pair of genes
that occupy a specific location on a particular chromosome and control the same trait। ये चीज हमने देखी थी। अब ये हमारे एलील्स हमने देखे थे, मैंने देखा था ना अभी हाइट के लिए एक एलील लिखा था और मैंने जोड़े में लिखा था। तो एलील्स दो तरह के होते हैं, मैंने लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यही लिखा था। तो कैपिटल टी जो होता है वो अपने आप को, ये क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी ये क्या है, रिसेसिव है। कैपिटल टी अपने आप को अकेला भी रिप्रेजेंट कर पाता है। अगर मान लो ये चेकरबोर्ड मेथड है, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल ये भी स्मॉल टी ले लेते, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पे अगर पूछा जाए इसमें क्या है, तो हम कहेंगे तीन क्या है, लंबे है, टॉल है, और ये एक बोना है, ड्वार्फ है। इट मींस ये जो है डोमिनेंट अकेला भी अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाता है, बट रिसेसिव अकेला नहीं कर पाता। जब तक रिसेसिव सेम दो नहीं होंगे वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स। द डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू एलील्स रिप्रेजेंटेड। ये स्ट्रोंगर है तभी तो अपने आप को अकेले भी प्रेजेंट कर पाता है, और ये क्या होता है, वीकर ऑफ टू एलील्स, इसलिए अकेला अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर, इट डिटरमाइंस द डोमिनेंट ट्रेट्स। हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसको किससे शो करते हैं, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होगा उसको बाय ए लोअर केस लेटर, इट रिमेन्स सुपरस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। ठीक है, ये उससे दब जाता है। अगर यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये इसको क्या कर देता है, दबा देता है इसको, और अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। डोमिनेंट ट्रेट्स मैनिफेस्ट इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाती है। रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रो में नहीं। रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, ओनली इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इस कंडीशन में नहीं कर पाता है। क्लियर है? होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, इनहेरिटेड्स आइडेंटिकल एलील ऑफ ए जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट। ये है हमारा होमोजाइगस। ये कैपिटल आर ये भी हमारा होमोजाइगस है। स्मॉल आर भी होमोजाइगस, स्मॉल भी होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस कौन सा होगा हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन इनहेरिटेड डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। क्लियर बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, समझना है। अब हमें दो चीजें देखेंगे यहाँ पे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। हम पहले बात करें फिनोटाइप। फिनोटाइप लक्षण जो हमें दिखाई देता है बाहर से, वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब अंदर जो जीन की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए में जीन्स का जो पैटर्न है वो जीनोटाइप होता है। जैसा कि इसके वर्ड से ही फिनोटाइप लक्षण। फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स लाइक अपीयरेंस एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट, और सॉरी फिनोटाइप। ठीक है, अब हम जीनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप समझ में आया, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स जो हम जिनको ऑब्जर्व कर सके, लाइक अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अपीयरेंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस बाय जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट। जीन तो हर चीज इन्फ्लुएंस करता ही है भाई, हम कहते हैं ना अरे इसमें तो उसके जीन है इसीलिए ऐसा है, ये अच्छे के लिए। जीनोटाइप द यूनिक डीएनए सीक्वेंस और एलील कॉम्बिनेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स के द्वारा जो जीन हमारे अंदर आते हैं, उन जीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है, उन जीन्स का जो अंश होता है, वो हमारा क्या होता है, जीनोटाइप। ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सपेरिमेंट में, ग्रेगर जॉन मेंडल एक चर्च में पादरी थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इनके एक्सपेरिमेंट की सफलता के कई कारण थे, जो आपसे कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल है, उनकी सफलता के क्या क्या कारण है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने मटर का प्लांट ही क्यों चूज किया, व्हाई डू जॉन ग्रेगर मेंडल चूज द पी प्लांट। ठीक है, और पी प्लांट चूज करना, अगर मान लो वो कोई ह्यूमन बीइंग कोई चूज करते तो ह्यूमन बीइंग की कितनी जनरेशन को वो स्टडी कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि एक एज के बाद उनको भी मरना था, क्योंकि उनकी भी तो एक एज है। व्हाई ओनली पी प्लांट,
पी की प्लांट अगर इसकी हम बोटनिकल नेम देखें, हमारा मटर जिसको बोलते हैं, तो उसका बोटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, पाइसम सेटाइवन, गार्डन पी, यूज ए नंबर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी। ठीक है। अब इसको देखो, इसने कि वो ये मटर का पेड़ ही क्यों चूज किया, पी प्लांट क्यों चूज किया? क्योंकि ये एनो मतलब एक साल में इसको 2 बार उगाया जा सकता है या एक बार में ही ठीक है। मतलब मान लो ह्यूमन बीइंग का करते तो 80 साल तक वेट करना पड़ता, 70 80 90 जो भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ है। ये क्या है? एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है इसकी। चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बटर के प्लांट में दोनों ही चॉइस हैं। हम सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन कल मैंने बताया था, उसी प्लांट के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी प्लांट के जो स्टिग्मा पे जाता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है और जाके ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन करता है, देन कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और इसमें क्रॉस पोलिनेशन की भी फैसिलिटी थी। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसके अंदर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, बीज बहुत सारे बनते हैं। और 7 पेयर ऑफ एलील, सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसके अंदर इसने 7 कैरेक्टर्स ही चूज किए, और मटर जो पी प्लांट है उसके अंदर टोटल 7 ही कैरेक्टर्स थे, और कैरेक्टर्स थे ही नहीं। मेंडल्स रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, बेटा ये तीनों रूल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। यहां मैं शॉर्ट में नोट्स में आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारा रैपिड रिवीजन है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बताया, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और वो अपने आप को अकेला भी प्रेजेंट कर पाता है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर को कंप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है और अपने आप को प्रेजेंट कर देता है। इन हेट्रोजाइगस पेयर द डोमिनेंट एलिस मास्क द रिसेसिव वन। या हेट्रोजाइगस पेयर कौन सा है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां इसने क्या है, रिसेसिव को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया और अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें, ट्रेड्स सेग्रीगेट, किसी चीज को अलग करना। ट्रेड्स हैव 2 एलील्स दैट सेपरेट ड्यूरिंग gamete formation, one from each parent combines during the fertilization। ये क्या कह रहा है? traits have 2 alleles। मैंने बताया था हर एक ट्रेड के लिए कितने हैं? 2 alleles है हमारे पास। ये देखो है या नहीं है? हर एक के लिए सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होंगे? सेपरेट होंगे। वन फ्रॉम ईच पेरेंट, हर एक पेरेंट से क्या आएगा? 1 आएगा, बात क्लियर है हमारी। पेरेंट कंबाइंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में 50% कैरेक्टर्स मदर से 50% फादर से, और दोनों कंबाइन करेंगे, और उसके बाद मान लो वो क्या होगा, हर एक कैरेक्टर के लिए मान लो फादर से ये आया, मदर से ये आया, फादर से ये आया, मदर से ये आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर बन। क्लियर? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इसमें हम आगे वो देखेंगे कि किस तरह से एक कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाता, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो कर पाता है। एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स, गैमेट्स में वो अपने आप को बाद में इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहां हम चैप्टर में 2 क्रॉस देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहां पे हम 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये F1 जनरेशन, ऑल प्रोगेनी वर टॉल। ठीक है, अभी इसको मैं करके भी दिखाऊंगा। F2 जनरेशन, प्रोगेनी ऑफ F1 इंक्लूडेड बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। Tallness was expressed in F1 generation, but both tallness and dwarfness traits were inherited। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस दिखाई दी, लेकिन ड्वार्फनेस की जो कैरेक्टर्स है वो भी आगे बढ़ते गए, उसने अपने आप को शो नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कैरेक्टर निकल गया हो। Each organism inherits 2 copy of trait which may be identical or different based on the पेरेंटेज, मतलब पेरेंट्स के बेस पे डिसाइड होता है। पेरेंट्स से अगर सेम आ गए दोनों तो सेम हो जाएगा, डिफरेंट आ गए तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको इसमें हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं हम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए और हमने इनको क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला, ये प्लांट मिला।
ठीक है, क्या मिला हमें, ये प्लांट मिला, ये हमारी क्या कहलाई, F1 जनरेशन कहलाई। क्या कहलाई, F1 जनरेशन। ये कैसे मिला, इसको हम एक चेकर बोर्ड मेथड होता है उसके थ्रू समझ ले, इजी है काफी। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने देखा यहां हमें सभी प्लांट्स क्या मिले, टॉल प्लांट्स मिले। बट अगर जीनोटाइप से देखें तो है तो टॉल लेकिन सारे हेट्रोजीनस है, और ये हमारी क्या कहलाई, F1 जनरेशन कहलाई ये हमारी। अब ये क्या किया यहां पे, तो क्या करवाया था इन्होंने, इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाया। अब F1 जनरेशन में यहां पे क्रॉस पोलिनेशन हुआ था, यहां पे सेल्फ पोलिनेशन करवाया। सेल्फ पोलिनेशन, मैं वही चेकर बोर्ड बना रहा हूं, इन दोनों को कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हमें जो मिली ये क्या कहलाई, F2 जनरेशन। अब यहां पे हमें दो चीजें देखनी है F2 जनरेशन की, क्या क्या देखनी है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब अगर इन पेड़ों को हम, इनके जो सीड्स है उनको ग्रो करवाएं तो हम देखेंगे 1 2 3, 3 प्लांट्स क्या है, टॉल है, और 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। टॉल, ये हमारा फिनोटाइप रेशियो हो गया, क्या रेशियो हो गया, 3:1। जीनोटाइप, ये एक जैसा एक है, जीन में ये दो एक जैसे हैं और ये एक जैसा है। We can say that the genotypic ratio is 1:2:1 and phenotype ratio is 3:1। अगर इसमें हम कहें तो इसको हम कहेंगे प्योर टॉल, या इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। क्लियर बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ आया, ये हमारा क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही कैरेक्टर को लिया, हमने हाइट वाले, लंबाई वाले, टॉलनेस या ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर को लिया। F1 जनरेशन में हमने प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ में क्रॉस पोलिनेशन करवाया, हमें F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन हमें जो मिली उसमें सभी प्लांट्स क्या थे, लंबे थे। यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में हमने इनमें सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो नेक्स्ट जनरेशन में इसने अपने आप को प्रेजेंट किया, और हमें क्या मिला, जीनोटाइप 1:2:1 एंड फिनोटाइप 3:1। ये देखो F1 जनरेशन ऑल प्रोगेनी वर टॉल, और प्रोगेनी क्या था, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था हमें, ठीक है। F2 जनरेशन प्रोगेनी ऑफ F1 इंक्लूड बोथ टॉल एंड ड्वार्फ, इसमें हमें कैपिटल टी कैपिटल मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला। ये 1 प्लांट था, ये 2 प्लांट था, ये 1:2:1, ठीक है, ये रेशियो है। टॉलनेस वाज एक्सप्रेस इन F1 में टॉलनेस प्रेजेंट की गई, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। बट बोथ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड, अगर इनहेरिटेड नहीं होती तो F2 जनरेशन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाती। ईच ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड 2 कॉपी ऑफ ट्रेट व्हिच मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट बेस्ड ऑन द पेरेंटेज। ये देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे करवाया हुआ है, इसको हम इस तरह से भी सीख सकते हैं, मैं इस तरह से भी आपको बता देता हूं। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से अगर इसमें हम देखें तो इसमें 2 बनेंगे, कैपिटल टी, इसमें हमारा बनेगा स्मॉल टी,
अब अगर हम देखें इस कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी से मिलाया था, इस कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी से मिलाया था, इस कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी से मिलाया था, इस स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी से मिलाया था। हमेशा कैपिटल को पहले लिखा जाता है, स्मॉल को बाद में लिखा जाता है। ये हमें क्या मिल गई थी? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स हमें एक जैसे मिले थे। F1 जनरेशन कैसे मिली थी? इन दोनों का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन से। ठीक है। अब F1 जनरेशन में हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में क्या मिलेगा? कैपिटल टी, एक हमें मिलेगा कैपिटल टी, एक हमें मिलेगा स्मॉल टी। सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने इनको इस हिसाब से क्रॉस करेंगे, जैसे इसको इससे क्रॉस हो गया है तो इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, इसका इससे क्रॉस हो गया, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, और यहां पे अगर हम इसको देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कहलाएगी? हमारी F2 जनरेशन। अब हम अगर F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में एक सेम प्लांट है, ये एक अलग से प्लांट है, और ये दो सेम प्लांट है। तो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप मतलब अगर हमने प्लांट को ग्रो किया तो हमें क्या मिला? 3 प्लांट्स आर टॉल एंड वन इज ड्वार्फ। और अगर जीनोटाइप की बात करें हम, 1:2:1, ये 1, ये 2, सॉरी ये 2 और ये वाला 1। ठीक है, क्लियर? ये सेम वही है हमारा कैपिटल टी, ये मिल गया सेम कैपिटल टी। F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस थी ये हमारी, और इसको जब हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो हमें ये इसमें गैमेट्स मिले, और ये हमें दूसरी जो मिली F2 जनरेशन थी। फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटाइपिक इज 1:1। ठीक है, 3 आर टॉल, 1 ड्वार्फ, 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 स्मॉल टी। ठीक है, कैरेक्टर्स ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। क्लियर है? स्मॉल टी रिसेसिव है, कैपिटल टी डोमिनेंट। क्यों? कैपिटल टी ने अपने आप को अकेले रिप्रेजेंट किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वहां पे मोनो हाइब्रिड में हमने एक सिंगल कैरेक्टर लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स लेंगे हम। ठीक है, और इसमें भी हम वही अगर हम इसमें पहले ये फिनोटाइपिक रेशियो है वो हमारा क्या है? 9:3:1। पेरेंट्स राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। ठीक है, इसमें हम 2 लेंगे, राउंड। ठीक है, क्लियर? हमने वो ले लिया, ग्रीन, रिंकल्ड येलो। ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इसको भी मैं समझा देता हूं। राउंड येलो। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या बन सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें क्या बन सकता है? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल जी। ठीक है, जब इनके अंदर हम करवाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। सॉरी, हम यहाँ पे हमेशा एक ही इसको स्मॉल वाई लिखेंगे ताकि वो हमें समझने में इजी रहे। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारी क्या है? F1 जनरेशन। अब इसमें हम ये देखें तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल गया। अब इसको अगर हम करें, क्या मिला था हमें? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कितनी संभावना है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये सिर्फ हम इस तरह के चेकर बोर्ड से ही कर सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम वही इधर आएंगे, थोड़ा सा इसको बस सावधानी से करें, सही से हो जाएगा।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे इनको मल्टीप्लाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके हम फिल करेंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये हमारी F1 जनरेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसमें हम पहले आर भी ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ये देखो हमारा ये हमें मिला, ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन में फिर से हमने क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया और हमें ये मिला कैपिटल आर, इस तरह से हमें मिला। और हमारा जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो कभी भी नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत ही टिपिकल होता है, लेकिन इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:1। ठीक है, आपको ये याद रखना है और आपको सिर्फ ये इसके अंदर F1 जनरेशन को निकालना आना चाहिए और F2 जनरेशन में आप क्या संभावनाएं बन सकती है, कितनी भी उसमें बन पॉसिबिलिटी है, उनको क्रॉस करवाना आपको आना चाहिए। सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्लांट रिजल्ट इन द पेरेंटल फिनोटाइप्स एंड 2 न्यू मिक्सचर्स। ठीक है, 2 न्यू मिक्सचर्स क्या बने हमारे, इसमें हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये बन रहा है। ठीक है, राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट ट्रेट्स। कैपिटल आर हमारा राउंड है और कैपिटल वाई हमारा क्या है, येलो है। तो राउंड एंड येलो क्या है, डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया। The appearance of the new phenotypic combination indicate that the gene for round and yellow seeds are inherited independently. लेकिन जो रिसेसिव थे वो भी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हुए, नेक्स्ट जनरेशन में आए और F2 जनरेशन में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। अब इसमें हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस थ्रू विच द सेक्स ऑफ ए न्यू बोर्न इंडिविजुअल इज एस्टेब्लिश्ड। पहले हमारे समाज में एक बहुत ही गलत धारणा थी और औरतों को इस मामले में प्रताड़ित भी किया जाता था कि किसी अगर फीमेल को 5 बेटियां हो गई हैं तो पहले ये कहा जाता था, माना जाता था कि बेटा है वो घर का चिराग है। ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था, ऐसी रूढ़ियां थी और फीमेल को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता था। लेकिन साइंस ने क्लियर ये बहुत पहले से किया हुआ है, फीमेल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ न्यू बोर्न। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर कैसे अगर हम बात करें, मेल होता है वो होता है XY सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल में दोनों होते हैं XX। तो मेल में 2 तरह के स्पर्म फॉर्मेशन होता है, एक X वाला और एक Y वाला। फीमेल में एक ही तरह के एग बनते हैं, दोनों XX। तो अगर किसी एग के साथ Y स्पर्म मिला तो बॉय हो जाएगा, बेबी बॉय, और XX मिले तो बेबी गर्ल। तो कौन हुआ यहाँ पे डिटरमाइन, किसने किया? मेल ने। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें अगर एक होता है एनवायरमेंटल और एक होता है जेनेटिकली। मेन कौन सा है? जेनेटिक है, क्योंकि पूरा जीन से ही कंट्रोल हो रहा है, लेकिन एनवायरमेंट का भी रोल पूरा होता है। इन सर्टेन एनिमल्स लाइक टर्टल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइन द जेंडर। कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर टेम्परेचर, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, टेम्परेचर डिसाइड करता है कि उनके अंदर जो बच्चा है, जो न्यू बोर्न है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल जैसे टर्टल में। जेनेटिक, अगर ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर तो कंप्लीटली जेनेटिक है। इन ह्यूमंस द अदर एनिमल्स जेंडर इज डिटरमाइंड बाय ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कितने हैं? 23। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की बात करें हम, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें यहां पे, तो मेल होता है हमारे अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और एक हमारे अंदर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसकी अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। मेल के अंदर होता है X एंड Y और फीमेल में होता है XX। तो मेल में 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक X बनेगा और एक Y बनेगा।
फीमेल के अंदर एक एक्स बनेगा और दूसरा भी एक्स बनेगा। अगर हम बात करें इनको मिलाने की, क्वेश्चन इस तरह से सिंपल सेक्स डिटरमिनेशन चार्ट कभी नहीं पूछा जाता। उसमें पूछा जाता है कि ए न्यूली मैरिड कपल हैव डिसाइड टू ए प्लान या डिसाइड टू फॉर ए बेबी, दे आर प्लानिंग ए बेबी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेबी गर्ल। उसमें पूछ लेंगे कि कितनी क्या पॉसिबिलिटी है, प्लीज गिव द मतलब परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस तरह से ही पूछेंगे उन क्वेश्चंस को घुमा के थोड़ा सा। तो यहां पे x x x y, अब हम इसको करें x y, इसको हमने इससे मिलाया x x, ये क्या हो गया, बेबी गर्ल हो गई, ये बॉय हो गया, ये बेबी बॉय हो गया और ये बेबी गर्ल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 50% पॉसिबिलिटी है कि बेबी बॉय होगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि बेबी गर्ल होगा। और इस सेक्स डिटरमिनेशन चार्ट से ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनसे कि नॉर्मली क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बीमारियों के बारे में। क्योंकि और यहीं पे मैं एक आपको और बता देता हूं, अगर हम बात करें हेरिडिटिकल डिजीज, तो हेरिडिटिकल डिजीज हमारी मेनली दो है। कौन कौन सी है, हीमोफीलिया एंड दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर रेड और ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस में रेड एंड ग्रीन में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और हीमोफीलिया में ब्लड की थक का क्लॉट नहीं बन पाता है। हीमोफीलिया को शाही डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज, शाही बीमारी। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि पहली बार ये डिजीज कहां से आई थी, ब्रिटेन के राजघराने में पहली बार ये पाई गई थी। और कलर ब्लाइंडनेस है, जो रेलवे वगैरह पुलिस वगैरह में जाते हैं तो आपने उसमें मेडिकल फिजिकल भी देते हैं, तो उसमें देखा होगा कि वहां पे कलर में डिफरेंस करवाते हैं, गोले होते हैं, उनमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रेड या ग्रीन। और कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा उनमें फर्क नहीं कर पाता, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये दोनों ही हेरिडिटिकल डिजीज हैं जो मतलब हेरिडिटी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं। हीमोफीलिया जो है इसमें फीमेल्स इसकी कैरियर होती हैं, फीमेल्स में नॉर्मली नहीं होती है, ये फीमेल कैरियर होती हैं, और जो मेल होते हैं वो इसके बीमारी के कारक होते हैं। तो इसमें फीमेल कैरियर होती हैं, मेल बीमार होते हैं, फीमेल्स कभी भी इसमें बीमार नहीं होती हैं। ये मेल, ये फीमेल, हमारा फीमेल में XX, मेल में XY। ठीक है, और हाँ, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको उस तरह नहीं करना आता, आ जाता है। ये हमारी फीमेल आ गई, ये हमारा मेल आ गया, XX XY XX XY, वही 50% गर्ल 50% बॉय। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से समझना, इसमें जो भी मैंने डिटेल्स दी हुई हैं वो सारे नोट्स हैं आपके लिए। आप पूरी बुक को पढ़ने के बाद एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन का टाइम ना मिले, आप इनको जरूर रिवाइज करना। आप इनको रिवाइज कर लेंगे, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज रहेगा। और इसमें आपको कुछ भी चीज अच्छी ना लगी हो तो भी कमेंट्स करें, और कोई पोर्शन आपको अच्छा लगा हो उसके लिए भी कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं वो मेरा जो अगला जब चैप्टर आएगा, बायो का ही चैप्टर आएगा, पहले हम बायो कंप्लीट करेंगे, वो उसको और इम्प्रूव करेगा और उसमें इंप्रूवमेंट होगा। और जितना इंप्रूवमेंट होगा वो मेरे बच्चे आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि सभी बच्चों को प्रॉपर वे में साइंस अवेलेबल करवाना। और मेरा यही है कि सभी बच्चों का 80 मार्क्स का पेपर है, सभी बच्चे 80 में से 80 लेके आ पाए, क्योंकि साइंस होती है स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। तो बच्चों आप जरूर कमेंट जरूर करना, कुछ भी चीज आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आए या कि आप ये बता देना कि सर हमें स्पेसिफिक इस पे एक वीडियो चाहिए। क्योंकि पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको ये तरीका नहीं समझ में आएगा, दूसरे तरीके से समझाएंगे, दूसरा तरीका नहीं आएगा, तीसरे तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको जरूर समझाएंगे। तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेचर विद साइंस में आपका सभी का स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगा और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें उसी तरह से आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो जो है उनके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। धन्यवाद।